उसके जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो सकते हैं, हम लोग उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद उनमें ये देखना होगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का है तो अच्छी बात है। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का है तो उसको हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। तो एक एक मिनट। हाँ, तो उस केस में जैसे जो भी कंपाउंड दे रखा होगा उसके सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर टाइप के स्ट्रक्चर बना के देखने होंगे। फिर उसके बाद ये डिस्कशन देखना होगा कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला पार्ट है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कंपाउंड के एक गिवन स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हम लोग दो इनैंशोमेरिक पेयर की बात कर सकते हैं। तो कोई भी कंपाउंड जैसे दे रखा है, अगर मान लो कि कंपाउंड दे रखा है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब इसका डी पार्ट और इसका एल पार्ट होगा ही होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। तो अगर डी पार्ट और एल पार्ट होगा मतलब हमेशा हम लोग दो आइसोमर्स की बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का ये फॉर्मूला होगा, इस तरीके से काम कर सकते हैं। बस ये देखना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे उन सब केसेस में बस ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले पार्ट में हम लोग जस्ट डबल करके काम कर सकते हैं। तो जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा उसमें अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी है तो हमेशा डबल डबल करके आराम से कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं हम लोग कंपाउंड के फॉर्मेशन वाले पार्ट में। जैसे मान लो, एक मिनट को, चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो चल ही रहा है। हाँ, जैसे मान लो कि अगर हम लोग इसके अगले वाले केस की बात करते हैं तो M A3B3 तो हो रखा। पहले खुद से ट्राई करके देखना। जैसे अगर हम लोग मान लो MA3 B2C लेके चलते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, मतलब हम लोग बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। तो 3 लिगेंड एक टाइप के, 2 लिगेंड एक टाइप के और एक डिफरेंट टाइप का लिगेंड, अगर ये कंसिडरेशन लेके चले तो इस केस में हम लोगों के पास जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में, और वहाँ कितने पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होंगे इनएक्टिव होंगे, एक बार इस चीज़ को ट्राई करके देखो। पहले सोच के देखो, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं इस चीज़ का। वैसे इतना भारी सवाल नहीं पूछने लायक है, बट फिर भी एक बार सोच के देखो। पहले तो सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाले पार्ट के स्ट्रक्चर्स बना के देखो, फिर उसके बाद बाकी वाले पार्ट को कंसिडर करना। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते वक्त बताया था तुम लोगों को कि पहले एक पार्ट के रिस्पेक्ट में यूनिक पोजीशन देखना और उसके हिसाब से काम करना सारे।
तुम लोग अपने स्ट्रक्चर्स ट्राई करके देखते जाओ, तो हम भी ट्राई करके देख रहे हैं क्या हो सकता है। और जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते जाएंगे, एक बार देख लेना कि तुम में से किसी को इस स्ट्रक्चर में डाउट होगा तो स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले खुद से ट्राई करो। अरे यार shit। जो तरीका बताया उसी को फॉलो करते जाना। सबसे पहले एक यूनिक पोजीशन पे ग्रुप्स को डालो, फिर उसके बाद उसमें और अगर पॉसिबिलिटीज है तो उन सबको चेक करते चले जाओ, तो उसके हिसाब से काम आराम से किया जा सकता है। ए की रिस्पेक्ट में ए गया तो ए को रेफरेंस मान चुके, फिर बी को मानेंगे तो बी की रिस्पेक्ट में ए तो काउंट कर चुके हैं, बी की रिस्पेक्ट में सी काउंट कर चुके हैं। ओके, यहाँ ए और ए भी होगा। चलो ठीक है, टोटल ये 6 स्ट्रक्चर्स बनने चाहिए मेरे हिसाब से। और 6 स्ट्रक्चर्स में अगर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले पार्ट की बात करें तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फोर्थ वाला स्ट्रक्चर में आप 4 ए डाल दिए हैं। 4 ए डाल दिए हैं? हाँ। अच्छा, वो हम सॉरी पहले वाले में भी डाल दिए 4 ए, कुछ गड़बड़ कर दिया, एक सेकंड। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में सी को अपोजिट किया। अच्छा, मेरे से गलती हो गया, बी के रिस्पेक्ट में बी को करना था अपोजिट। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट की जगह पे बगल में चला गया, और बी के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट में चला गया। हाँ ठीक है, हाँ और ठीक है। और इस केस में पहला कंपाउंड, हाँ ठीक है, पहला वाला पार्ट अभी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दूसरा वाला पार्ट अगर कंसिडर करें तो दूसरे वाले कंपाउंड में हम लोगों को पीओएस नहीं मिलेगा, सीओएस वाला पार्ट तो एकदम नहीं एग्जिस्ट करेगा। पीओएस कहीं से मिल रहा है क्या? ना, पीओएस नहीं मिल रहा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करें तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। फिर फोर्थ वाले केस को अगर कंसिडर करें तो फोर्थ वाला केस ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होगा। फिफ्थ वाले केस को अगर कंसिडर करें तो फिफ्थ वाला पार्ट हम लोगों के पास
ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का होगा। 6 वाले पार्ट को कंसिडर करें तो ए बी बी बी, हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होगा। टोटल 6 ही स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले पार्ट में, जिसमें पहला वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इस केस में जहाँ भी ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर मतलब 1, जहाँ ऑप्टिकली एक्टिव पार्ट होगा तो उसका मिरर इमेज मतलब हमेशा DL पेयर इनैंशोमेरिक पेयर 2 लेके चल सकते हैं। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करें तो थर्ड वाले पार्ट में पहले नंबरिंग कर लेते हैं, सेकंड रुक जाओ। थर्ड वाले केस में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इस केस में वापस से 1, फोर्थ वाले केस में कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है वापस से 1, फिफ्थ वाले केस में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वापस से 2, और सिक्स वाले केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव है वापस से 1 काउंट कर सकते हैं। तो टोटल मिला के 2 2 4 4 8 प्रोडक्ट मिलने चाहिए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कंप्लीट। अगर किसी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई नया स्ट्रक्चर बताना है कि सर ऐसा भी तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता था तो बता सकता है, हम लोग डिस्कशन कर लेंगे उस चीज पे। सर हाँ, सेकेंड नंबर वाला और थर्ड नंबर वाला सेम नहीं है? सेकंड नंबर वाला पार्ट और थर्ड नंबर वाला पार्ट सेम है क्या? ए के रिस्पेक्ट में बी, ए के रिस्पेक्ट में बी और ए के रिस्पेक्ट में सी। थर्ड वाला में ठीक है, भी तो हाँ वही भाई है। सेम तो लग रहा है। ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट चला गया, ठीक है, और ए के रिस्पेक्ट में ए एडजेसेंट पोजीशन पे है, बी के रिस्पेक्ट में पक्का है सेम है। सेम तो लग रहा है। देख के तो सेम लग रहा है वैसे। ए के अपोजिट में बी, ए के अपोजिट में सी, ए के अपोजिट में बी, ठीक है, तो सेम ही टाइप का दिख रहा। अगर मान लो कि हम लोग इसको ऐसा घुमा देते हैं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं लग रहा, पॉइंट ये है। लेकिन अगर ये सेम नहीं है तो फिफ्थ वाला पार्ट सेम हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट से। एक सेकंड रुक जाओ, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ए वाला पार्ट नीचे जाएगा, सी वाला पार्ट। अगर इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो सी वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ए वाला पार्ट नीचे जाएगा। यार सेम तो नहीं लग रहा वैसे मेरे हिसाब से, चलो देख लेते हैं ट्राई करके। मेरे हिसाब से तो सेम नहीं है, बी वी बाहर है, ए पीछे है और ऊपर है, ठीक है चलो ओके ध्यान दो। इसे अगर मान लो ऐसा केस लेकर के चल रहे हैं तो इसमें ऐसा कंसिडरेशन दिया है कि हम लोग का ए वाला पार्ट ऊपर है, बी वाला पार्ट नीचे दे रखा था थोड़ा, ठीक है ऐसा। दोनों बी एटम्स वाले पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे, फिर उसके अलावा सी वाला पार्ट दे रखा है नीचे, और बाकी ए वाले पार्ट्स ऊपर दे रखा है। तो अगर जैसे मान लो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर सेम टाइप के अगर बोल रहे हैं, मान लो सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक काम कर सकते हैं, जो अपना सेकंड स्ट्रक्चर है तो सेकंड स्ट्रक्चर वाले पार्ट में एक बी एटम नीचे है, एक बी एटम राइट साइड में आगे के साइड है, ठीक है। तो ऐसा एक काम करते हैं, इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट को हम रोटेट कर देते हैं थोड़ा। अगर रोटेट करेंगे तो ये चीज़ इधर जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब इसको रोटेशन में लेकर के जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, रोटेशन कर लेते हैं। अगर इसको रोटेट करेंगे तो सी वाले जगह पे बी चला जाएगा, मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं। ढंग से देखना है इस चीज़ को, अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन कर रहा है तो उस केस में बी वाला पार्ट सी की जगह जाएगा, सी वाला पार्ट ए की जगह जाएगा, ए वाला पार्ट ऊपर वाले ए की जगह जाएगा और ऊपर वाला ए बी की जगह आएगा। तो उसके वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें बी नीचे तो चला जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर निकल के आना चाहिए जिसमें बी वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। उसके बाद हम लोगों के पास जो ए वाला स्ट्रक्चर है, ओके नहीं ठीक है, एक कंसिडरेशन हम ध्यान नहीं दिया। सेम तो नहीं होगा दोनों, लेकिन एक्चुअल में दोनों एक दूसरे का मिरर में जा रहा है भाई साहब, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। चलो ठीक है, देख लेते हैं, एक बार समझा भी देते हैं। बी वाला पार्ट इधर आया, पहले जैसा था वैसे ही रह गया। ए वाला पार्ट जिस एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन की उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, केवल सी वाला पार्ट पीछे हल चला गया, ए वाला पार्ट ऊपर एक आ गया, ए वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा
ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट ऊपर के ही एक स्ट्रक्चर का आइसोमर निकल के आ जाएगा। आइसोमर कैसे निकल के आ जाएगा, तो हम लोग उसमें ऐसा काम कर सकते हैं कि इस कंपाउंड वाले पार्ट में सी हम लोग का मिरर इमेज है। अगर इस कंपाउंड को हम लोग रोटेट कराते, यार इमेजिनेशन कराना तो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। ये चीज़ सेम तो निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि सुपर इम्पोज करना चाहिए। अगर सुपर इम्पोज करना चाहिए तो बी को अगर नीचे लेके जाएंगे, सी कभी भी लेफ्ट साइड में हम लोग के नहीं आ रहा, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। हम लोग को मिरर इमेज चाहिए, तो मिरर इमेज वाले पार्ट में अगर इसको हम लोग घुमाएंगे, हाँ ठीक है, हम मिरर इमेज दिखा सकते हैं तुम लोग को। चलो देख लो, हम स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड को नीचे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर सेकंड और थर्ड वाला पार्ट है, इन दोनों को नीचे मेंशन कर रहे हैं ताकि डायग्राम ज़्यादा क्लियरली मेंशन कर पाए। चलो ध्यान दो, जैसे मान लो स्ट्रक्चर सेकंड वाले पार्ट में तो ये दे रखा एक 4 मेंबर रिंग है, और स्ट्रक्चर 3 वाले पार्ट में भी एक 4 मेंबर रिंग है। स्ट्रक्चर सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों के पास सी वाला एटम बाहर के डायरेक्शन में है, बी वाला एटम नीचे था, बी वाला एटम लेफ्ट सॉरी राइट बाहर के साइड था, और बाकी सारे पोजिशंस पे थे। और स्ट्रक्चर थर्ड वाले पार्ट में हम लोगों का बी वाला एटम बाहर के साइड था, और शायद सी एटम वाला पार्ट हम लोगों का नीचे के साइड दे रखा था, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे एटम्स ए वाले पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में दे रखे थे। तो देख लो, मतलब ढंग से देखना थोड़ा इस चीज़ को कि कैसे दोनों के दोनों मिरर इमेज निकल के आएगा। जैसे ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो हम लोग इसको रोटेट करते हैं, पहले वाले स्ट्रक्चर को इसी एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करते हैं जो पहले किया था, बट इस बार हम लोग इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। ऐसे रोटेट करें ताकि सी के जगह पे बी चला जाए, सी वाला पार्ट ए के जगह पे निकल के आ जाए, और बाकी दोनों पार्ट भी आपस में रोटेट कर जाए। इस टाइप से रोटेशन कर रहा है। तो जब रोटेशन करेंगे तो जो हम लोग का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। राइट साइड में बना रहे हैं, हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनना चाहिए जिसमें हम लोगों के पास ए और बी जिस एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन हुआ था उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो नीचे वाला बी है, मतलब इसको रेड कलर से मार्क कर देते हैं, जो रेड कलर वाला बी है ये पार्ट सी के जगह जाएगा, सी वाला पार्ट ऊपर ए के जगह जाएगा, बाकी सारे के सारे पोजीशंस पे हम लोग का ए वाला पार्ट तो है। तो अगर ढंग से देखो तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज आ रहा है। सी वाले पार्ट का मिरर इमेज सी, मतलब अगर हम लोग कंपाउंड ऊपर रखे और एक कंपाउंड नीचे रखकर बीच में मिरर रख रहे हैं, तो जो मिरर से कम डिस्टेंस पे ग्रुप है, जैसे सी वाला पार्ट कम डिस्टेंस पे है तो उसका मिरर इमेज भी कम डिस्टेंस पे होगा। ए के पैरेलल में हम लोग को ए वाला पार्ट मिल रहा, दूसरे ए के सामने ए मिल रहा, बी के सामने बी मिल रहा, बी वाले पार्ट के सामने बी मिल रहा है। और ये जो सबसे ऊपर वाला ए है इसके अपोजिट में सबसे नीचे वाला ए मिल रहा, मतलब ये दोनों मिरर इमेज है। और भी पॉसिबिलिटी हम लोग को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर 2 वाला पार्ट था और स्ट्रक्चर 3 वाला पार्ट है, इन दोनों में भी हम लोग को मिरर इमेज मिल रहा है। तो अगर मिरर इमेज मिल रहा है इसका मतलब जो हम लोग स्ट्रक्चर 2 में काउंटिंग करके चल रहे थे, मेरे से गलती हो गया, स्ट्रक्चर 2 वाले पार्ट में जो काउंटिंग कर रहे थे, स्ट्रक्चर 2 ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें 2 पार्ट होगा, लेकिन इसके जगह पे स्ट्रक्चर 3 जो हम लोग बनाए थे, ये स्ट्रक्चर 3 कोई नया स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर 2 का मिरर इमेज स्ट्रक्चर 3 है। तो ऑलरेडी हम लोग इस 2 वाले पार्ट में इस स्ट्रक्चर 3 को काउंट कर चुके हैं, तो इस चीज़ को हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। स्ट्रक्चर 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव हम बनाए कैसे थे? अगर स्ट्रक्चर 3 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ के हिसाब से ऑप्टिकली इनएक्टिव है, शायद हम कुछ गलती कंसिडरेशन ले लिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ के हिसाब से ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो हम लोग उसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रखेंगे। ए और सी के क्रॉस होते हुए अगर हम लोग कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, तो ऐसा प्लेन जो ए और सी से क्रॉस, ए और ए, ठीक है यार, दोनों सेम तो नहीं हो सकता। 90 डिग्री पे आ तो रहा है, लेकिन बी वाला पार्ट ए के अपोजिट, बी वाला पार्ट ए के अपोजिट, और बी वाला पार्ट 2 ए के साथ 90 डिग्री पे है। बी वाला पार्ट ए के अपोजिट, बी वाला पार्ट 2 ए के साथ 90 डिग्री पे है। उसके अलावा जो दूसरा बी है रेड वाला पार्ट, ये ए के अपोजिट है और 2 के साथ 90 डिग्री पे है।
सेम टाइम पे सी वाला पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ रहा दूसरे वाले केस में। थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा इमेजिनेशन वाला पार्ट सोचने दो एक बार। इसमें अगर हम लोग प्लेन रख रहे हैं यहाँ के लॉन्ग, तो ए और सी प्लेन में कटा जा रहा है, बी का मिरर इमेज बी, ए का मिरर इमेज ए, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इस वाले केस में अगर ऐसा कंसिडरेशन लेके चले तो बी के सामने सी पॉसिबल नहीं हो रहा, और कोई प्लेन लेके चल सकते हैं इसमें। अगर ये कंसिडरेशन लेके चलते स्क्वायर वाले पार्ट का, हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से एक प्लेन है ऐसा, बट ये प्लेन वाला पार्ट ए और सी को कट नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग प्लेन जो है ये इस पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट के बीच से लेके चल रहे हैं, तभी आएगा। कुछ तो चल रहा है इसमें जो हम शायद सोच नहीं पा रहे। ए और ए मिरर इमेज हो जाएगा, बी और बी मिरर इमेज हो जाएगा, लेकिन सी और ए कटेगा नहीं इस प्लेन में। प्रॉब्लम इस चीज़ का है क्योंकि हम लोग प्लेन को बिल्कुल बीच से कट कर रहे हैं। सेम भी नहीं है, दोनों मिरर इमेज है, और यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिख रहा है। अगर यहाँ से एक प्लेन लेते हैं तो ए और सी प्लेन में कट जा रहा है, ए के सामने ए, बी के सामने बी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सेंस में अगर काम करेंगे तो ए के बगल में ए, 90 डिग्री पे ए, वो सेम स्ट्रक्चर है, और ए के अपोजिट में बी ऐसा नहीं दे रखा, सी के अपोजिट में हाँ क्लास में सर निहार सर कुछ और दूसरे तरीके से बताए थे, स्ट्रक्चर बनाकर नहीं। वो तो लिस्ट बना कर काम कर सकते हैं, लेकिन हम लिस्ट बाद में बनाना चाह रहे हैं। उसमें ऑप्टिकल केस है ही नहीं जो सर बताया उसमें। ऑप्टिकल केस है ही नहीं मतलब मीन्स 3 GI बन रहा है और ऑप्टिकल इनएक्टिव है तीनों। 3 GI बन रहा है, तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा? किस में? सेकंड वाले केस में? मीन्स ये जो MA3B2C है ना केस, हाँ ये अभी हम नोट्स में देखे, सर बताया है इसमें हाँ 3 GI बनेगा और तीनों जो भी बन रहा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 3 GI बन रहा है, तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो पहला GI तो ये बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है, तीसरा बना हुआ है, 3 GI से। अच्छा, ए के अपोजिट में ए 90 डिग्री पे, ठीक है, बी के अपोजिट में सी वाला पार्ट है। एक बार कंसिडरेशन ले लेते हैं, रुक जाओ, फिर से दूसरे पॉसिबिलिटी को लेके चल लेते हैं, हो सकता है शायद हम कंफ्यूज कर रहे हो। मान लो कि अगर हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लें, हम ए के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते, हम पहले सी के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। तो सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट एक पॉसिबिलिटी, दूसरा सी के रिस्पेक्ट में हम लोग बी को अपोजिट लेके चल लेते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी। अब इसके बाद हम लोग के पास 2 ए है, 2 बी है, तो अगर हम लोग बी को डालेंगे, चारों में से कहीं भी डाल सकते हैं, अगर बी को डालेंगे तो उसके अपोजिट वाले पार्ट में हम लोग आराम से पहले बी कंसिडर कर लेते हैं, तो ए वाले पार्ट को तो यहीं पे आना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जो हम पहले सी के रिस्पेक्ट में लेना चाह रहे थे, लेकिन हम इस बार सोचे थे कुछ नया तरीका ट्राई करके देखते हैं, बट नया तरीका शायद गड़बड़ी हो रहा है। सी के रिस्पेक्ट में अपोजिट है, ठीक है, उसके बाद बी के रिस्पेक्ट में ए को अपोजिट डालेंगे तो बी वाला पार्ट आराम से अपने जस्ट बगल वाले पोजीशन पे निकल के आ जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, ठीक है, और बी के रिस्पेक्ट में बी, बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, तो ये 2 केसेस तो होने ही चाहिए। फिर सी के रेस्पेक्ट में जब बी अपोजिट लेके चलेंगे, तब इस केस में अपने पास बी का ऑप्शन है, और बी के ऑप्शन में अब वो 3 ए को डालेंगे। हाँ भाई, तीसरे से ज़्यादा तो कोई स्ट्रक्चर नहीं आ रहा। अब ए के रेस्पेक्ट में लेके चले हैं तो कुछ हम लोग गलती स्ट्रक्चर बनाए हैं, मतलब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे,
बट एक्सपेरिमेंट कुछ गड़बड़ी ही निकल के आया। हम लास्ट क्लास में बोले तो थे कि हमेशा जो छोटा एटम होगा उसको लेकर के चलना। आज हम सोच रहे थे कुछ बड़े एटम को लेकर के चले ताकि ज़्यादा सवाल निकल के आए, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर काउंटिंग करने में दिक्कत किया है। ठीक है भाई, चलो गलती कर दी है। ध्यान रखना जो लास्ट क्लास तक बताया था उसी चीज़ को फॉलो करो। हम लोग का जो MA3B2C है, इसमें जो सबसे छोटा नंबर ऑफ एटम्स है इसके रिस्पेक्ट में ही बात करना। तो सी वाले पार्ट को यहाँ प्लेस किया, सबसे छोटे नंबर ऑफ एटम्स को, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग के पास अपोजिट में डालने के लिए ए एटम या फिर बी एटम है। तो पहले एक ए एटम को डाला, फिर एक बी एटम वाले पार्ट को डाला, तो दो पॉसिबिलिटीज निकल के आएगा। और जब ए एटम को अपोजिट डाला तो उस केस में हम लोग के पास 2A और 2B वाला पार्ट बचा हुआ रहेगा। तो उस केस में चारों पोजीशन सेम टाइप के हैं, तो बी को कहीं पे भी डाल दिए और बी के अपोजिट में, पहला केस बी के अपोजिट में बी को डाला तो ए वाले पार्ट के लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। फिर दूसरा केस बी के अपोजिट में जब ए को डाले तो उस केस में भी ए और बी के लिए एक ही ऑप्शन निकल के आएगा। फिर उसके बाद जब हम लोग दूसरा केस लेके चलेंगे सी के अपोजिट में बी को डालने का, तो उसके बाद एक बी बचा रहेगा और 3A बचा रहेगा। तो एक बी वाले पार्ट को जब डालेंगे तो उस केस में 3A के लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, 3 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल के आ रहा, 3 से ज़्यादा ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकल के नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट में पहला वाला पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है, सेकंड वाले केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ के अलॉन्ग, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और थर्ड वाले केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख तो नहीं रहा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिख रहा, यहाँ से प्लेन ले नहीं सर सकते प्लेन तो होगा, क्या? सर प्लेन तो है। प्लेन है अगर थर्ड वाले केस में? BBCA, हाँ BBCA को प्लेन माने अच्छा तो। सॉरी, हाँ BBCA को प्लेन मानेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कुछ गड़बड़ी की है फिर शायद से ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, क्योंकि अगर इस तरीके से निकल रहा है तो ऊपर वाले तरीके से भी निकलना तो चाहिए। बस उसमें है कि हम लोग लार्जर नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हम कुछ कंसिडरेशंस को रिपीट कर दे रहे हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे तो एक्सपेरिमेंट सही नहीं हुआ, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। खैर देख लेते हैं कुछ तो नहीं। ठीक है, अभी देखते नहीं, हम सोच के बता देंगे नेक्स्ट क्लास में ढंग से। मतलब ये जो 6 स्ट्रक्चर्स है मेरे पास, इसमें क्या हम गड़बड़ी कर रहे थे इस चीज़ को हम सोच के बता देंगे, क्योंकि लास्टली हम लिस्ट ही बताएंगे तुम लोगों को कि इतना ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा, इतना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, उसके थ्रू ही काम करना। स्ट्रक्चर्स बनाते वक्त गलती तो हो सकता है, बस वो चीज़ ध्यान रखना। छोटे नंबर ऑफ एटम्स के रेफरेंस में बात करना तो शायद स्ट्रक्चर बनाना आसान हो जाएगा। तो जब सी के रिस्पेक्ट में बात किए थे तो 3 ही स्ट्रक्चर निकल के आ रहा था। जब लार्जर नंबर ऑफ एटम्स के रिस्पेक्ट में बात किए थे तो कुछ स्ट्रक्चर्स रिपीट हो रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, तो ए के रिस्पेक्ट में बी चला जा रहा है बगल में। अच्छा हाँ, ये सब रिपीट हो रहा है, चलो ध्यान दो, थोड़ा सा कंसिडरेशन इस चीज़ का ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो। जैसे अगर मान लो कि हम लोग स्ट्रक्चर 1 वाले पार्ट को लेके चलते हैं और स्ट्रक्चर 2 वाले पार्ट को लेके चलते हैं, तो स्ट्रक्चर 1 वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए चल रहे थे कि ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट था और उसके बाद ये केस है। तो हम लोग बोल तो रहे थे कि हम लोग पहले ए के रिस्पेक्ट में ए को अपोजिट कर देते हैं, लेकिन इसके वजह से बी के रिस्पेक्ट में भी ए अपोजिट आ गया, जो कि हम लोग सेकंड वाले केस में लेके चल रहे थे, ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट। तो वही केस यहाँ रिपीट हो गया, मतलब पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में हम ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को कंसिडर करते वक्त। जब ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट डालेंगे तो एक बी वाला पार्ट ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट निकल के आ रहा है पहले वाले केस में। तो सेकंड केस को अगर कंसिडर करें तो देख के बोल सकते हैं ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट वाला पार्ट में है। उसके अलावा फिर हम लोगों का, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है यहाँ पे, दूसरा बी भी ए के अपोजिट में अपोजिट है, तो ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट था, ऐसा केस तो यहाँ पे कहीं निकल के नहीं आ रहा। पहला दूसरा केस तो सेम नहीं हो सकता। थर्ड वाले केस में ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट नहीं है, ये भी केस सेम नहीं हो सकता। फोर्थ वाले केस में ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है, ये सेम केस हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। फिफ्थ वाले केस में ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है, तो ये सेम केस हो सकता है पहले के जैसा।
सिक्स वाले केस में भी ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है, तो ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, कॉमन पार्ट को हम लोग हटाए नहीं थे इसलिए शायद गड़बड़ी हुआ है। चलो, ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है, बी के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट है, ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट है। तो फोर्थ नंबर वाले केस में ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है, सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट है, बी के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट है। हम लोग उसको फिर भी काउंट कर लिए थे, हम ध्यान नहीं दिए, ये स्ट्रक्चर हम लोग का काउंट किया जा चुका है ऑलरेडी, तो ये अपने काम का स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम लोग मेरे से गलती हो गया, 6 नंबर रिजेक्ट हो गया, तो एक तो वैसे ही खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले केस को कंसिडर करके चले, जब ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट, बी के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट। तो पहले वाले केस से कंसिडर करते हैं, ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट और बी के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट। तो फिफ्थ वाला केस भी हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं पहले नंबर में, तो ये भी खत्म हो गया। इसीलिए गलती हो रहा था, इस वजह से मैंने बोला भी था कि इतना स्ट्रक्चर मत बनाना, हो सकता है कुछ गलती करें हम लोग, मेरे से भी गलती हो ही रहा है। खैर, उसके बाद जब हम लोग अगला केस लेके चलेंगे तो दो केस तो ऐसे ही खत्म हो गए। उसके बाद बचा ए के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, बी के रिस्पेक्ट में सी, बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट। ठीक है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट कंसिडर लेके चल रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट और ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट। ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट, बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट। तो दोनों सेम निकल के आएगा। अब सेम निकल के आने का मतलब है कैसे सेम कंसिडर करें इसको, हाँ ठीक है, सेम निकल के आएगा, चलो ध्यान दो। और इसको थोड़ा ढंग से ध्यान देना जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इमेजिनेशन का चीज़ है। हेलो, आवाज़ आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, ये कुछ गड़बड़ी कर दिए थे हम, सेम आएगा। हम उल्टे ओरिएंटेशन में इसको रोटेट कर रहे थे, जबकि मेरा रोटेशन से काम हो जाता। चलो ध्यान दो थोड़ा। मान लो अगर हम लोग सेकंड वाले केस को लेके चलते हैं, तो सेकंड वाले केस में ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा था कि ए वाला पार्ट इधर है, ए वाला पार्ट ऊपर है, नीचे बी और लेफ्ट साइड में बी दे रखा। तो ऐसा हम लोग केस कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। इसमें रोटेशन हम लोग लेफ्ट राइट साइड में कर रहे थे, अभी जो रोटेशन बोलेंगे उसको करने से सेम निकल के आएगा स्ट्रक्चर। एक ये रोटेशन, बी वाले पार्ट को हम लोग इधर रोटेट करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाले पार्ट में। अगर बी वाले पार्ट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे तो उस केस में, और एंगल ऑफ रोटेशन वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, इस बी को केवल यहाँ लेके जा रहे हैं, ये बी वाले पार्ट को सी की जगह लेके जा रहे हैं, सी वाले पार्ट को नीचे लेके जा रहे हैं, मतलब पीछे वाले पार्ट को सेम रखते हुए हम लोग रोटेशन कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ से एक एक्सिस है जिसके अलॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं। तो बी वाला पार्ट अपना लेफ्ट साइड में आएगा, सी वाला पार्ट नीचे जाएगा और बी वाला पार्ट राइट साइड में जाएगा। तो बी वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आ गया, फिर उसके बाद नीचे का जो बी है वो राइट साइड में आ गया, और जो सी वाला पार्ट वो नीचे चला गया। और पीछे का तीनों ए का स्ट्रक्चर जैसा था एग्जैक्टली, उसमें भी रोटेशन होगा। ये जो सबसे ऊपर वाला ए है, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा लेफ्ट साइड में, ए वाला पार्ट राइट साइड वाले पार्ट में जाएगा, और ये ऊपर के डायरेक्शन में आएगा रोटेशन पे, अगर उसी एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन कर रहे हैं तो। लेकिन तीनों तो ए है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में ये दोनों स्ट्रक्चर भी सेम है, इसलिए वो रिपीटिशन हो गया था। हम स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी को बिल्कुल ध्यान नहीं रखे, बस हम ए के रिस्पेक्ट में बात करते हुए चले गए। ठीक है, गलती कर दिया। सी के रिस्पेक्ट में ही काम करना हमेशा, जो छोटे नंबर ऑफ एटम्स है उसके रिस्पेक्ट में काम करना, तो फिर ये एरर निकल के नहीं आएगा। तो अपना स्ट्रक्चर नंबर जो 2 है वो भी कॉमन निकल के आ गया, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 भी कॉमन निकल के आ गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो अपने पास केवल 3 पॉसिबिलिटी बचा 6 में से, जो हम लोग यूनिक कंसिडर करके चल रहे हैं। और पहला वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव था, एक आइसोमर। दूसरा वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव कहाँ से निकल के आएगा, कुछ तो कंसिडरेशन होना ही चाहिए इसमें, जो हम लोग देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, जब इसको रोटेट किया तो यहाँ तो दिख रहा है कि स्ट्रक्चर 2 और 3 सेम है। तो स्ट्रक्चर 3 वाले पार्ट में यहाँ पे बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। ए वाले पार्ट का मिरर इमेज ए, ऊपर का ए और सी प्लेन में खत्म हो जाएगा, बी वाला पार्ट बी के साथ मिरर इमेज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होगा। प्लेन वाला पार्ट हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से क्रॉस करता हुआ है, मतलब ए इस टाइप से है, प्लेन क्रॉस करता हुआ। अगर यहाँ से प्लेन लेके चलेंगे तब उस केस में ये सी और ए एटम उसी प्लेन में खत्म हो जाएगा। ए का मिरर इमेज ए, बी का मिरर इमेज बी है, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
और फोर्थ वाला पार्ट तो ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है, सिंपल सा केस है फोर्थ वाले केस में, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पे 2-3 प्लेन्स हैं, ये वाला प्लेन एक कंसिडर कर सकते हैं, तो बी का मिरर इमेज बी निकल के आएगा। हाँ ठीक है, गलती कर दिया। इस केस में टोटल 3 ही आइसोमर निकल के आना चाहिए, 3 आइसोमर जो इस टाइप से बनाया। पहले सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, फिर उसके बाद सी के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट, और जब सी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट था तब उस केस में 2 पॉसिबिलिटी, बी के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट और दूसरा बी के रिस्पेक्ट में ए अपोजिट, तो टोटल 3 आइसोमर निकल के आएगा। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, एक भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर एक भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है इसका मतलब टोटल 3 आइसोमर को ही कंसिडर करते हुए काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ज़्यादा रिगरस सवाल हो गया, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल मेरे से ही हो गया। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वरना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। चलो ट्राई करके देखो, एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखो। मान लो हम लोग केस में ये कंसिडरेशन लेके चले, अगर MA2 B2 C2, तो इस केस में कितने स्टीरियो आइसोमर्स आएंगे, एक बार सोच के देखो। क्योंकि इस बार सारे एटम सेम है तो इस बार किसी को भी रेफरेंस ले सकते हैं। लास्ट वाले केस में हम लोग गलती कर दिए थे कि ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाले पार्ट को रेफरेंस बना के चले थे। हमेशा छोटे नंबर ऑफ एटम्स को रेफरेंस बना के चलना, हम ट्राई कर रहे थे तो उसमें गड़बड़ी निकल के आ गया पूरा। चलो भाई ट्राई करके देखते हैं, तुम लोग भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करके देखते हैं। इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, किसी को भी रेफरेंस बना सकते हैं, चाहे ए को बनाओ, चाहे बी को बनाओ, चाहे सी को बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबका इक्वल नंबर दे रखा। तो अगर ए को रेफरेंस बनाए तो ए के रिस्पेक्ट में पहले ए अपोजिट डाल दिया, फिर ए के रिस्पेक्ट में बी अपोजिट डाल दिया, फिर उसके बाद ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट डाल दिया। तो इसके बाद हम लोगों के पास पहले वाले स्ट्रक्चर को अगर कंसिडर करेंगे तो 2 बी वाले पार्ट को फिल करना है, उसके अलावा 2 सी वाले पार्ट को फिल करना है पहले वाले केस में। तो इस केस में पहले हम लोग एक बी को डाल देते हैं कहीं पे भी, तो उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट पोजीशन पे हम लोग बी को डाल सकते हैं। एक कंसिडरेशन ये ले सकते हैं, और दूसरा कंसिडरेशन हम लोग ये लेके चल सकते हैं कि हम लोग का ए के रिस्पेक्ट में जो बी वाला पार्ट है उसके जगह पे हम लोग सॉरी बी के रिस्पेक्ट में जो बी वाला पार्ट है उसके जगह पे हम लोग बी के रिस्पेक्ट में सी वाले पार्ट को डाल के चल रहे हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट कंसिडरेशन ऐसा निकल के आ सकता है आराम से कि अगर हम लोग, एक मिनट, अगर हम लोग, अरे यार, अगर हम लोग ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट डाले तो बी के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट ना डाल के सी वाले पार्ट को अपोजिट डाल दिए, तो बाकी बचा ऑप्शन अपने पास, पहले वाले केस में सी अपोजिट डालना पड़ेगा और दूसरे वाले केस में बी वाले पार्ट को हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरे वाले केस में ए के अपोजिट में जब बी को डाले, अब दिन ही खराब चल रहा है, बार बार वन नोट भी बंद हो रहा है। चलो दूसरे वाले केस में जब हम लोग ए के अपोजिट में बी डाले तो अपने पास 2 सी है और उसके अलावा एक ए है, सॉरी एक ए और एक बी भी है। ठीक है, ए के अपोजिट में पहले बी को डाल देते हैं,
तो दोनों सी वाला पार्ट अपोजिट जाएगा, एक पॉसिबिलिटी निकल के आ सकता है। और उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी ये कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग ए के अपोजिट में बी वाले पार्ट को कंसिडर करके चले, ठीक है, एक सेकेंड, ए के रिस्पेक्ट में बी वाले पार्ट को अपोजिट में रखा, फिर उसके बाद ए के अपोजिट में हम लोग बी को ना डाल करके सी वाले पार्ट को डाले, तो यहाँ से बाकी बचा बी और सी अपोजिट निकल के आ जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी। फिर जब ए के रिस्पेक्ट में सी को अपोजिट रखेंगे तो दो बी वाले पार्ट को फिल करना है अपने को, और उसके अलावा एक ए को ही फिल करना और एक सी वाले पार्ट को फिल करना है। तो इस केस में एक पॉसिबिलिटी, ए के रिस्पेक्ट में सी को अपोजिट डाल दिया तो दोनों बी वाला पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी में ए के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट है, तो ए के रिस्पेक्ट में जब सी वाला पार्ट अपोजिट है तो हम लोग ए के रिस्पेक्ट में बी को अपोजिट डाल देते हैं। तो यहाँ से अपने पास दो पॉसिबिलिटी निकल के आएगा, जहाँ पे हम लोग दो क्या एक ही पॉसिबिलिटी, जहाँ पे सी वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग आराम से बी को अपोजिट डाल सकते हैं। टोटल 6 स्ट्रक्चर्स तो यहाँ पे बन के आ रहे हैं। अब काउंटिंग में ये चीज़ देखना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे 6 स्ट्रक्चर्स में एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बी के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में सी अपोजिट बहुत जगह आ चुका है। चलो ठीक है, कॉमन पार्ट हम लोग काउंट करते हुए चल लेते हैं, सारा का सारा पार्ट में जो भी कॉमन है उसमें। जैसे सबसे पहला पार्ट ये कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट, ऐसा तो हम लोग के सेकंड केस में नहीं है, थर्ड केस में नहीं है, बिल्कुल फोर्थ केस में है, फिफ्थ केस में नहीं है, सिक्स केस में नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ में ए के अपोजिट में ए दे रखा, फोर्थ में भी दे रखा है, लेकिन बी के अपोजिट में बी है, जबकि फोर्थ वाले केस में बी के अपोजिट में बी नहीं है। इसका मतलब पहला स्ट्रक्चर यूनिक होगा, फोर्थ स्ट्रक्चर भी यूनिक होगा, इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी कहीं पे भी ए के अपोजिट में ए नहीं है। फिर उसके बाद जब हम लोग सेकंड वाले केस को लेके चलेंगे, तो ए के अपोजिट में हम लोग के पास बी दे रखा, और ए के अपोजिट में बी वाला ऑप्शन जो है वो सेकंड केस में है, लेकिन थर्ड केस में नहीं है, सिक्स केस में है, और उसके अलावा फिफ्थ केस में है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर लेते हैं। कि सेकंड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग थर्ड वाले पार्ट को देखें, तो थर्ड तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसको छोड़ देते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट और सिक्स वाला पार्ट कंसिडर करके चल सकते हैं। तो फिफ्थ नंबर वाले पार्ट में ए के अपोजिट में बी है, उसके अलावा ए के अपोजिट में सी है, और बी के अपोजिट में सी है। तो जब ए के अपोजिट में बी था तो सी के अपोजिट में सी आया। इसका मतलब ये दोनों भी सेम नहीं, एटलीस्ट टू और फिफ्थ वाला पार्ट तो सेम नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ए के अपोजिट में बी है, जबकि फिफ्थ वाले केस में, फिफ्थ वाले केस में दोनों ए के अपोजिट में बी नहीं है, ए के अपोजिट में बी है बट ए के अपोजिट में सी है। तो टू वाला पार्ट फिफ्थ से कॉमन भी नहीं है, ये चीज़ तो कंसिडर कर लिया। अगर हम लोग सिक्स वाले पार्ट की बात करें, तो इस केस में ए के अपोजिट में सी है, ए के अपोजिट में बी है, तो ये भी टू वाले पार्ट से कॉमन नहीं हो सकता। इसका मतलब सेकंड वाला स्ट्रक्चर भी अपना यूनिक स्ट्रक्चर होगा, इसको भी काउंट कर लेते हैं। थर्ड, फिफ्थ और सिक्स को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। तो थर्ड वाले केस में ए के अपोजिट में सी, उसके अलावा दूसरे ए के अपोजिट में भी सी है। यहाँ पे ए के अपोजिट में दोनों जगह पे सी दे रखा, और फिफ्थ में ए के अपोजिट में सी एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। इसका मतलब फिफ्थ वाला पार्ट थर्ड से कॉमन नहीं हो सकता। सिक्स वाले केस में भी ए के अपोजिट में सी केवल एक जगह पे है, मतलब सिक्स वाला पार्ट भी कॉमन नहीं हो सकता। तो अपना जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो भी यूनिक है। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर अभी तक हो गए। और पांचवें छठे को कंसिडर अगर करें, तो पांचवें और छठे वाले केस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ए के अपोजिट में बी है, तो यहाँ पे भी मिल गया। उसके अलावा ए के अपोजिट में सी है, वो भी मिल गया। और उसके अलावा बी के अपोजिट में सी है, ये भी केस मिल गया। तो इसका मतलब है फिफ्थ और सिक्स वाला पार्ट तो सेम दिख रहा है। अब सेम अगर दिखाना है तो कहाँ से दिखेगा, ये कंसिडरेशन लेके चलना है। तो अगर हम लोग फिफ्थ और सिक्स वाले पार्ट में ए के अपोजिट में बी लेके चले, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए के अपोजिट में सी, ये भी चीज़ ठीक है, और सी के अपोजिट में बी। इसका मतलब सिक्स वाला स्ट्रक्चर तो सेम निकल के आ रहा, एटलीस्ट डिस्टेंस वाइज सेम निकल के आ रहा। तो फिफ्थ और सिक्स में ये सिक्स वाला पार्ट हम लोग के लिए सेम निकल के आ गया, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो टोटल हम लोगों के पास 5 स्ट्रक्चर्स होने चाहिए इस केस में,
जो कि यूनिक है, और 5 स्ट्रक्चर्स अगर निकल के आए तो फिर हम लोग यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट की भी बात कर सकते हैं आराम से। अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री को कंसिडर करते हुए काम करेंगे तो पहले वाले केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ दिख रहा है, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। दूसरे वाले केस को लेकर के चले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट इसमें भी दिख रहा। अगर हम लोग नीचे वाले चारों पॉइंट्स को और ऊपर सॉरी नीचे के दोनों पॉइंट्स ए और बी और दूसरा ए और बी, अगर इसको कंसिडर करके चले तो सी और सी, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर उसके बाद थर्ड वाले स्ट्रक्चर में बी और बी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फोर्थ वाले केस को अगर कंसिडर करके चले तो स्क्वायर का प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट वाले केस को कंसिडर करके चले तो नेक्स्ट वाले केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख तो नहीं रहा। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन ले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा, वर्टिकल प्लेन लेके चले तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा। अगर ये प्लेन लेके चलते हैं यहाँ से कि ए वाला पार्ट, तो बी और सी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा। इधर लेके चले तो सी और सी है, ए और बी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा। फिफ्थ वाला पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको तो नहीं दिख रहा, फिफ्थ वाले पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिफ्थ वाले पार्ट में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो यहाँ पे 2 आइसोमर निकल के आएगा, बाकी सब में से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था। तो एक स्ट्रक्चर 2 3 4 4 और 2 6, टोटल 6 आइसोमर्स निकल के आना चाहिए। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो सबसे लास्ट स्ट्रक्चर होगा इसका डी पार्ट और इसका एल पार्ट आराम से कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार देख लो तुम लोग का स्ट्रक्चर, इसमें कोई अगर नया स्ट्रक्चर आया तो एक बार सोच के बता दो, या फिर इसमें से कोई कॉमन दिख रहा है, हम कहीं वापस से कोई गलती की है तो एक बार देख के बता दो। बताओ भाई, अगर कुछ भी यहाँ पे नया स्ट्रक्चर है तो किसी का। ए के रिस्पेक्ट में ए 2 पॉसिबिलिटी, ए के रिस्पेक्ट में बी 2 पॉसिबिलिटी, ए के रिस्पेक्ट में सी 2 पॉसिबिलिटी, लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ टाइम निकल के आ गया था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। तो ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में अगर सी को लेके आते हैं तो इसको इधर लाना है, फिर इसको इधर लाना है, ऐसा घुमाया बी ऊपर जाएगा, इसको ऐसा घुमा देते हैं, बी इधर आएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ भाई बताओ, इसमें कोई अगर डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। सर फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ है? फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है? यहाँ पे एक तो ये भी दिख रहा, और दूसरा है स्क्वायर का प्लेन, ऊपर ए और नीचे ए होगा। और कोई डाउट है किसी स्ट्रक्चर में? जल्दी बताओ, और कोई डाउट है किसी को किसी स्ट्रक्चर में? चलो, अगर नहीं डाउट है तो थोड़ा ध्यान रखना, जैसे यहाँ तक का जो हम लोग केस लेके चले हैं कि Ma2 B2 C2 टाइप, इसमें ही 6 स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं। तो जैसे इस कंपाउंड के केस में या फिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कोई फार्मूला तो होता नहीं है कि हम लोग फार्मूले से कैलकुलेशन कर लें। स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम भी जैसे गलती तो किए थे, ऊपर वाले केस में गलती हुआ था मेरे से, तो उसमें स्ट्रक्चर हम कॉमन वाले पार्ट को लेना भूल गए या फिर कॉमन पार्ट हम जज नहीं कर पाए। तो इसलिए इसमें मेरे हिसाब से 6 स्टीरियो आइसोमर से काफ़ी बड़ा सवाल कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि टाइम भी नहीं होता कि इतना स्ट्रक्चर्स हम लोग बना पाए, इसलिए पूछने लायक सवाल तो नहीं होगा। तो इसमें एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे जो भी चीज़ें अभी तक बताई है तुम लोगों को, शुरू में ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाला पार्ट या फिर हर एक केस में ऑप्टिकल आइसोमर वाला पार्ट, तो हम लोग इन सब को एक लिस्ट के फॉर्मेट में डाल सकते हैं कि अगर Ma2BC टाइप का स्ट्रक्चर होगा, या फिर Ma3B3 टाइप का स्ट्रक्चर होगा, Ma3BC टाइप का स्ट्रक्चर होगा, A4B2 टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, कितने उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाले पार्ट में ऑप्टिकल आइसोमर निकल के आएंगे, ये कंसिडरेशन हम लोग आराम से एक लिस्ट के फॉर्मेट में रख सकते हैं। अगर लिस्ट के फॉर्मेट में रखेंगे तो याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो एक लिस्ट एक बार अगर याद रख लिया तो उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जब कुछ करना नहीं होता
जैसे ही सवाल आएगा सीधा लिस्ट बना लो अपने पेज पे, और लिस्ट बना करके उससे रिलेट कर लो कि हम लोग का कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है। तो जिस भी टाइप का स्ट्रक्चर है वहाँ से आंसर निकालना आसान हो जाता है। उसमें बस एक दो केसेस और है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है, जो तुम्हारे काम का होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स नहीं पूछेगा। वो सवाल हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगा कि हम लोग का एक बाइडेंटेड लिगेंड है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ये चीज़ बताओ। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड है जैसे इथाइलिन डायमीन वाला पार्ट, तो इस केस में कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड सवाल होगा। स्टीरियो आइसोमर काउंट करने वाले पार्ट में हम लोग को केवल मिरर इमेज देखना होता है, तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होता। लेकिन ना कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, अगर ये कंसिडरेशन लेके चले तो एक पॉइंट तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड को अपोजिट बॉन्ड पे नहीं डाल सकते, डायगोनली अपोजिट वाले पार्ट को। उसको जब भी डालेंगे तो एडजेसेंट पे ही डालना होगा। तो अगर मान लो कि हम लोग का बाइडेंटेड लिगेंड का केस लेके चल रहे हैं हम लोग, तो उस केस में अगर अपना स्ट्रक्चर दे रखा, तो इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में अगर हम लोग को ईएन को प्लेस करना है, तो ईएन को अगर हम लोग कभी भी अपोजिट नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि सारे बॉन्ड सेम है। तो ईएन को कहीं पे भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईएन वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम टाइप का दिखेगा, उसको एक सर्कल से डिनोट कर दे रहे हैं हम लोग। और ईएन जब दो वैलेंसी को ऑक्यूपाई कर चुका, तो बाकी हम लोगों के पास ए वाले पार्ट को प्लेस करने के लिए 4 पोजीशंस अवेलेबल है। ये हम लोग 4 पोजीशंस कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। मतलब हम लोग के 4 पॉसिबिलिटीज़ में ए वाले पार्ट को प्लेस करें, इसके बाद कोई और पॉसिबिलिटी निकल के आएगा ही नहीं। ईएन वाले पार्ट को हम लोग इन दोनों पोजीशन पे डालते, या फिर एडजेसेंट में दोनों पोजीशंस पे डालते, या फिर इन दोनों पोजीशन पे डालते। किसी भी एडजेसेंट पोजीशन पे डालो, इनफैक्ट ऊपर नीचे डालो, तो हॉरिजॉन्टली सेम ही निकल के आएगा। जब मॉलिक्यूल को घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आएगा। तो अगर A4 EN टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उस केस में कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ईएन को अपोजिट डायरेक्शन में डाल नहीं सकते। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में दिख रहा होगा तुम लोगों को कि प्लेन वाले पार्ट में हम लोग तो इसके मॉलिक्यूल के प्लेन को प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। यहाँ से 20 से डिवीजन करेंगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से निकल के आ पाएगा। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन इसका जो दूसरा केस है MA4EN होल ट्वाइस, वो एक केस थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वो केस हमेशा पूछा भी जाता है, जो कंसिडर करने लायक होता है। अगर A2 इथाइलिन डाइमीन का 2 स्ट्रक्चर दे रखा, तो इस केस में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों के पास स्ट्रक्चर में जो ईएन वाले पार्ट को प्लेस करना है, उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी ये ले सकते हैं हम लोग कि हम लोग ईएन वाले पार्ट में दोनों ईएन्स के दोनों बॉन्ड्स को अपोजिट डायरेक्शन में डाल दें। मतलब एक ईएन अगर इधर डाले तो दूसरा ईएन वाला पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में डाल देते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसा कंसिडरेशन लेंगे तो ए वाले पार्ट को ऊपर नीचे आना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड्स अपोजिट ना हो। अगर सारे के सारे बॉन्ड्स अपोजिट ना हो, ये कंसिडरेशन लेके चले, तो इस केस में अगर हम लोग एक ईएन को इधर डालते हैं तो दूसरे ईएन के एक बॉन्ड को अपोजिट में डालना ही पड़ेगा। एक बॉन्ड इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। दूसरे वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा चेंज कर सकते हैं। पार्ट को चेंज करने का मतलब है कि हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम लोग ऊपर वाले पार्ट से एक ईएन को अटैच करते हैं, तो ऊपर के रिस्पेक्ट में हम लोग आराम से ईएन वाले पार्ट को आइदर इस बॉन्ड के साथ डाल सकते हैं या फिर यहाँ वाले बॉन्ड के साथ अटैच कर सकते थे। अब ये 2 पॉसिबिलिटी निकल के आ सकता था अपने पास। कहीं पे भी डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे मान लो अगर हम लोग ईएन वाले पार्ट को यहाँ पे डालते हैं, एक पॉसिबिलिटी ऐसा कंसिडर कर ले, तो ए वाले पार्ट के लिए अपने पास यही 2 पोजीशंस अवेलेबल होगा जिसको हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। नीचे से भी स्ट्रक्चर को डाल सकते थे, लेकिन नीचे से भी अगर हम लोग ईएन के बॉन्ड को डालेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। जैसे अगर मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चले कि हम लोगों का जो ऊपर का बॉन्ड है, हम लोग उसके जगह पे नीचे के बॉन्ड ईएन को डालते हैं। मान लो यहाँ पे ईएन को डाल दिया और दूसरे, एक मिनट, हाँ, मान लो यहाँ वाले पार्ट को ईएन को डाल दिया इस पोजीशन पे, तो उस केस में दूसरे ईएन को हम लोग कहीं भी डाल सकते हैं। ऊपर से भी डाल सकते थे, लेकिन ऊपर से डालेंगे तो वो पॉइंट अपोजिट टाइप का हो सकता है निकल के आ जाए। कहीं पे भी रखो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मान लो ऐसा हॉरिजॉन्टली ऐसा डाल देते हैं, इस साइड में डाल देते हैं, पीछे के साइड में, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ए वाला पार्ट हम लोग का 2 पोजीशन पे जा पाएगा। तो ए वाले पार्ट 90 डिग्री पे
जो कि नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी 90 डिग्री पे है। मतलब दोनों स्ट्रक्चर्स में एटलीस्ट डिस्टेंस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग दोनों में से किसी एक को ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म वाले पार्ट पर काउंट करेंगे, दूसरे को काउंट करके नहीं चल रहे होंगे हम लोग। और पहला स्ट्रक्चर तो यूनिक था ही कि ए के अपोजिट में हम लोग ए को लेके चल रहे थे, तो ए के अपोजिट में ए को लेके चले मतलब डिस्टेंस मैक्सिमम है। ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर पहले वाले केस में कंसिडर करके चल रहा है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं तो पहला वाला पार्ट देख के मालूम पड़ रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से दिख रहा है सबको, मतलब यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ले सकते हैं, उसके अलावा स्क्वायर वाले पार्ट को भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के जैसा ले सकते हैं, बी से प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अरे मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट में यहाँ पे भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आराम से कंसिडर कर सकते हैं, ये भी अपने प्लेन ऑफ सिमेट्री के जैसा होगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। इनफैक्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, क्योंकि अगर हम लोग सेंटर कंसिडर करके चले इसको, तो यहाँ से ऊपर जाने पे ए, नीचे जाने पे ए, राइट साइड में जाने पे जो ग्रुप मिल रहा है, नीचे लेफ्ट साइड में अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे सेम ग्रुप मिल रहा है। ऊपर येलो वाले कॉर्नर के अपोजिट में गए तो हम लोग को सेम टाइप का ग्रुप मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कंसिडर करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। दूसरे वाले केस को कंसिडर करें तो पहले मान लो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं, इसमें एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा। तो यहाँ से ऊपर जाने पे इथाइलिन डायमीन का बॉन्ड है, जबकि नीचे जाने पे ए मिल रहा। तो एक भी पार्ट अगर अनसिमेट्रिकल हो गया मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले पार्ट के लिए जो भी कंसिडरेशन लेके चलेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी भी निकल के नहीं आएगा। चाहे तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, बट हम फिर भी एक बार डिस्कशन करके चल रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड। मान लो इस स्ट्रक्चर को नीचे ड्रॉ करके चलते हैं, तो ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते थे। एक तो हम लोग का EN वाला पार्ट हॉरिजॉन्टल था और दूसरा EN वाला पार्ट वर्टिकल लेके चले थे। तो अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री लेना शुरू करेंगे अलग अलग डायरेक्शन से, तो जैसे एक ये प्लेन लेके चल सकते हैं। तो इस केस में प्रॉब्लम ये होगा कि जो पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं, जैसे ब्लू वाला पार्ट, ये सिमेट्रिकली डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। EN का ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे का A प्लेन में कट जाएगा, लेकिन जो लेफ्ट साइड में A है उसका मिरर इमेज राइट साइड में निकल के नहीं आ सकता। इसका मतलब ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। मान लो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री में इस कंसिडरेशन को लेके चलते हैं, यहाँ वाले पार्ट को कंसिडर करके चलते हैं, ये चारों पार्ट यहाँ से इसको प्लेन में कट कर दिया। तो अगर ये पार्ट को प्लेन मानेंगे तो इस केस में इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये ए वाले पार्ट का मिरर इमेज यहाँ कहीं निकल के आना चाहिए, उधर तो EN का बॉन्ड है, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल के नहीं आ सकता। अगर मान लो हम लोग इन चारों को ज्वाइन करते हैं तो इस केस में एक चीज़ है, जैसे इस डायग्राम को अलग से मेंशन कर रहे हैं फिर से। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लेके चलते हैं, हम लोगों के ऊपर वाले पार्ट में EN का एक बॉन्ड है और हॉरिजॉन्टल में एक EN का बॉन्ड है, बाकी पोजीशंस पे ए वाला पार्ट दे रखा। अगर हम लोग इसको प्लेन लेके चले, मतलब यहाँ ऊपर वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन किया, उसके अलावा ए से ए को ज्वाइन किया और यहाँ वाले पार्ट को एक प्लेन ऑफ सिमेट्री के जैसा कंसिडर किया, तो दिख रहा है कि यहाँ वाले पार्ट का मिरर इमेज इधर EN का बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि जो राइट साइड में EN वाला पार्ट है, ये पार्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लेकिन ये जो ऊपर वाला EN है इसका प्लेन वर्टिकली ऊपर चला गया। मतलब एक स्क्वायर है तो एक तो उसी प्लेन में EN है, लेकिन दूसरा वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ऊपर चला गया। तो ऊपर वाले बॉन्ड का मिरर इमेज भी प्लेन में ऊपर ही निकल के आना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिरर तो बिल्कुल बीच में कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ का मिरर इमेज सामने यहाँ निकल के आएगा, मतलब इस टाइप से हम लोग मिरर इमेज कंसिडर कर सकते हैं। एक सेकेंड, हम लोग मिरर इमेज यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये जो EN वाला पार्ट है इसका मिरर इमेज वाला पार्ट अगर हम लोग ये प्लेन लेके चल रहे थे तो इसका मिरर इमेज यहाँ कहीं निकल के आना चाहिए, बट वहाँ पे तो कोई बॉन्ड ही नहीं दे रखा, तो ये वाला पार्ट भी अपना मिरर इमेज के लिए प्लेन कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखना इस स्ट्रक्चर का, अगर EN होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर है तो EN होल ट्वाइस वाले पार्ट में पहले वाले केस में जब ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब दोनों एक कम डिस्टेंस सॉरी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इनफैक्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों पॉसिबल है।
लेकिन जब सिस टाइप का स्ट्रक्चर है, जब दोनों ए वाले पार्ट कम डिस्टेंस पे है, तो इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एकदम नहीं हो सकता है, इनफैक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता है, तो कंपाउंड वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का होगा। और अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो टोटल एक आइसोमर प्लस दो आइसोमर, मतलब नेट हम लोग टोटल 3 आइसोमर्स की बात कर सकते हैं इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में। तो एक ये कंपाउंड तो बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है। अगर Ma2 EN होल टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब दो लिगेंड्स एक अलग टाइप के दे रखे और बाकी दो लिगेंड बाइडेंटेड दे रखे, तो उसमें जब हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर सिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का निकल के आ जाएगा, और वहां से हम लोग आराम से दो स्टीरियो आइसोमर्स वाले पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। तो एक ये केस को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना, बाकी मेरे हिसाब से और तो कोई केस इसमें कंसिडर करने लायक नहीं है, क्योंकि बाकी केसेस डिस्कस कर लिए। और एक ये ऊपर वाले केस को थोड़ा ध्यान रखना, मतलब मेरे हिसाब से ध्यान रखना कि अगर वो काउंटिंग वाले केस में फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला भूलने का मतलब कि जैसे जो बोला है तुम लोग कि काउंटिंग वाले पार्ट में याद रखना लिस्ट का, उस लिस्ट वाले पार्ट को अगर भूल गए तो उस केस में थोड़ा ध्यान रखना। अगर स्ट्रक्चर बनाना भी है तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमेशा जो सबसे छोटा नंबर ऑफ एटम है, इस सबसे छोटे नंबर ऑफ एटम वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में काम करना, अदरवाइज जो हम गलती किए थे आज वही गलती तुम लोग से भी होना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, अपने तरफ से वो एनोटेशन वाला काम मत किया करो स्क्रीन पे, थोड़ा ध्यान रखा करो इस चीज को। नालायक लोग, उधर से लिखे जा रहा है मुझे से। ये ऑप्शन होता है कि जब हम स्क्रीन शेयरिंग कर रखे होंगे तो उसमें सामने से भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो आया है ब्लू, ये ब्लू मेरे तरफ से नहीं लिखा हुआ है, किसी और से लिखा हुआ है, इसलिए स्क्रीन के साथ साथ वो नीचे जा रहा है। ये ऑप्शन होता है जो पार्टिसिपेंट्स है मीटिंग में, वो भी वो एनोटेशन कर सकते हैं, मतलब जो भी नोट करना है, जो भी हाईलाइट करना है उस चीज को आराम से हाईलाइट कर सकते हैं। बताओ अभी अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी तक के स्ट्रक्चर्स में, जिस भी केस में डाउट है। और डाउट है भी कि नहीं है? कोई डाउट नहीं है किसी को इसमें? चलो अगर डाउट नहीं है तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं वैसे, और इसका लिस्ट बना करके हम दे देंगे सब लोगों को। इसका लिस्ट याद रखना, जैसे लिस्ट हमको कुछ करना नहीं है, हम तो जो स्ट्रक्चर्स तुम लोगों को बताए हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट को लिस्ट आउट करके देते चले जाएंगे। और हम ट्राई करेंगे कि लिस्ट बनाते वक्त हम एक्सपेरिमेंट ना करें, मतलब एक बार हम वेरीफाई भी कर लेंगे जहाँ जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं स्टीरियो आइसोमर वाले पार्ट, उसे हम वेरीफाई करके देख लेंगे ताकि तुम लोगों को कहीं से कोई गलती ना मिले। और उस लिस्ट को याद रख लेना। कैसे याद रख सकते हैं वो तरीका तुम लोग को खुद देखना पड़ेगा, लेकिन हर एक केस में हर एक स्पीसीज के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का, वो लिस्ट वाला पार्ट तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और ज़्यादा बड़े स्ट्रक्चर्स तुम लोगों के काम के नहीं है तो उतने बड़े स्ट्रक्चर्स को छोड़ के चल सकते हैं, हम लोग छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की बात कर सकते हैं आराम से, जहाँ पे 6 तक आइसोमर निकल के आएगा। ठीक है,